कल हमारा लिंक्स एंड फाइल पाथ्स वाला टॉपिक खत्म हो गया था। आज Yes, sir. हम ये टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ेंगे। Yes, तो sir. देखो, अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। वेब पेज पे हमारे टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है उसे कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, और उस टेक्स्ट में अगर हम कलर दे दें तो वो होता है टेक्स्ट कलर। एंड हमारी बैकग्राउंड इमेजेस होती है एंड बैकग्राउंड कलर्स होते हैं। तो आज हम ये चारों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और भी काफी सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसे देखते हैं। कल की कोई क्वेरी? सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछो। सर वो फोन में सर फोल्डर नाम से सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर, जो आपने हमें वर्क दिया था मुझे। हाँ, तो उसमें सर फोल्डर सही से बन नहीं पा रहा सर। फोल्डर नहीं बन पा रहा? किसमें? यस सर, फोन में सर, जो आपने लिंक। अच्छा ठीक है, मैं ना आज फोल्डर बना करके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। अभी वैसे ओके तो काम सही हो रहा है ना, लिंकिंग तो हो गई ना एक पेज से दूसरे पेज की। हाँ सर, एक पेज से दूसरे पेज की तो हो गई, लेकिन सर जब एक फोल्डर से तीनों को अटैच किया था ना तो नहीं हाँ, हो पा रहा था सर। अच्छा एक काम करना, चलो एक फोल्डर से तीनों को अटैच करके देखते हैं, ठीक है। यस यस सर। सर। तुमने किस तरीके से बनाया था प्रोग्राम, पहले मुझे ये बताना। सर पहले तो सिंपल ले लिया था वही, और सर फिर जैसे कि एक पेज लिया था, जैसे सेकंड पेज उसकी वो एक दे मिनट दिया था एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं ना इसे जरा कर लूं। दिख रहा है ना तुम लोगों को VS कोड? यस सर। दो हो रहा है ना? Yes. अच्छा ठीक है, तुमने एक फोल्डर बना लिया, ये फोल्डर मान लो, ये फोल्डर बना लिया मैंने। चलो एक काम करते हैं, सारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। अब बताओ मुझे कि तुमने किस तरह से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट किया है फाइल फोल्डर का। सर पहले तो सर सिंपल आपकी तरफ वो ले ली थी प्रोग्रामिंग पूरी, जो आप। एक फाइल ली थी ना इंडेक्स वाली, यस सर। index.html, इसमें एक प्रोग्रामिंग ले ली थी तुमने, ये वाली। हाँ, अब यस सर। और बताओ, और क्या किया था सर तुमने? नहीं, मेरे को बता, ये बताओ तुमने फाइल और फोल्डर किस तरह से लिए थे, ये बताओ बस मेरे को। सर फाइल्स का, सर फोल्डर का नाम तो डाला था फाइल्स अंडरस्कोर फोल्डर, फाइल्स अंडरस्कोर अंडर फोल्डर। फोल्डर। और फिर इसके अंदर डाली थी तीनों, सेकंड जैसे फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, सेकेंड डॉट एच टी एम एल और थर्ड डॉट एच टी एम एल। अच्छा, second.html, थर्ड डॉट एच टी एम एल और फोर्थ डॉट एच टी एम एल। फर्स्ट। हाँ, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तुम इन वाली फाइल से इसको लिंक नहीं करवा पा रहे थे। हाँ सर, ये फोल्डर में दिक्कत दिखा रहा, जैसे कि वो नहीं लिखते सर, पहले फोल्डर का नाम लिख दिया, फिर कौन से पेज को लिंक कराना है उसका नाम लिख दिया, तो सर उसमें एरर आ रही थी। अच्छा चलो अभी देखते हैं क्या एरर आ रही है भाई। फिर आपने डबल डॉट लगा लिया था। हाँ, मैंने लास्ट में डबल डॉट लगाते हैं, तुमने लगाया था तुम हाँ लोगों ने? हाँ सर, लगाया था। चलो देखते हैं इसे फिर कैसे नहीं आ रहा है। इंडेक्स पेज, और इससे अब हम चारों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यस सर, यस। यस सर। पहला क्या हमारा? पहला सर फाइल्स फाइल्स फाइल, हाँ सर, फाइल्स अंडरस्कोर फोल्डर। फोल्डर। फोल्डर, और फिर / first.html। फर्स्ट पेज, इसके बाद फाइल्स अंडरस्कोर फोल्डर सेकंड पेज, सेकंड 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 डॉट एचटीएमएल, .html सेकंड पेज। सेकंड पेज, पेज, इसके बाद फाइल्स अंडरस्कोर फोल्डर / third.html। तो इस तरीके से क्रिएट किया था पहले। यस सर। ठीक है, चलो इसे सेव कर लेते हैं। अभी बाकी जितनी भी फाइल्स है ना उनमें 1 by 1 प्रोग्रामिंग करके हम हेडिंग दे देते हैं H1
क्या है ये, फोर्थ पेज। इसको कॉपी कर लेते हैं, बाकी सब में भी सॉरी, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फर्स्ट, और सेकंड में ये करा, सेकंड पेज, और थर्ड पेज। अभी फाइल को मैं सेव करता हूँ, सॉरी सेव ऑल कर देते हैं। तो अब हम लाइव सर्वर पर हमने रन करवा रखा है, ये आ रहा है फर्स्ट पेज। जब मैं क्लिक करूंगा, देखो फर्स्ट पेज एक्सेस हो रहा है, यस सर। सेकंड पेज एक्सेस हो रहा है, थर्ड पेज एक्सेस हो रहा है। तुमने Yes, मेरे sir. ख्याल में ये किया होगा कि तुमने इधर भी इंडेक्स से अगर कनेक्ट कर रहे होगे इसको फोल्डर वाले, तो भी डॉट लगा दिया होगा। हाँ सर, यही किया हुआ सर। देखो सर कभी भी जो हमारी फोल्डर के बाहर रखी हुई फाइल जो होती हैं, उनसे अगर हम फोल्डर की अंदर वाली फाइल्स को एक्सेस करते हैं तो डॉट नहीं लगाते। ओके सर। ठीक है ना, Okay, हम sir. डायरेक्ट फोल्डर का नाम और फिर फाइल का नाम लिख देते हैं। इसके Okay, अंदर मान लो एक फोल्डर और होगा तो उस फोल्डर का नाम देन फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. इसके अंदर अगर एक और फोल्डर हुआ, जैसे फाइल्स फोल्डर या फिर सब फोल्डर हुआ, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हुआ कुछ, सब फोल्डर, तो सबसे पहले सब फोल्डर का नाम आएगा, फिर इसके अंदर जो फाइल रखी होगी उसका नाम आ जाएगा इधर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो ऐसा होता है। अब अगर तो मैं, जैसे ये एक्सटर्नल फाइल्स थी, एक्सटर्नल कितनी भी फाइल्स हो, मैं यहाँ पर एक और फाइल कर देता हूँ, index2.html। एक बात मैं और बता दूं कि एक्सटर्नल फाइल जितनी भी होती हैं उसमें इंडेक्स एक ही फाइल होगी। आप मल्टी फाइल फाइल्स मत करना इंडेक्स नाम से, अदरवाइज वो तो एक तो क्रिएट नहीं होगी। यस सर। ठीक है ना, और अदरवाइज हो भी, तुमने करा भी तो ओवरराइट हो जाएगी इसके केस में कोडिंग। ठीक है, Okay, sir. पुरानी वाली कोडिंग हट जाएगी, नई वाली कोडिंग आ जाएगी इसमें। ओके। तो ये बात मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप एक्सटर्नल फाइल से किसी फोल्डर के अंदर वाली फाइल्स को एक्सेस करते हैं, देन कोई भी डॉट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर फोल्डर के अंदर वाली फाइल्स को आप बाहर वाली फाइल से एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब फोल्डर के अंदर से बाहर की फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, तो डॉट लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमें फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज वो इस फोल्डर के अंदर ही सर्च करने लग जाएगा जो आप फाइल दोगे। जैसे मैंने क्या किया, अब यहाँ पर मेरे को करना है, ये वाली जो फाइल्स थी यही कॉपी कर यस देते हैं सर। हम, इधर ही Yes, sir. यही कॉपी कर देते हैं। और देखो भाई, डबल डॉट लगा करके आप फॉरवर्ड स्लैश दोगे तब ये बाहर निकलता है। ये जो डबल डॉट का मतलब होता है, ये होता है एस्केप आउट। हाँ सर, यही नहीं किया था शायद। ये अंदर वाली फाइल्स के लिए होता है। हाँ सर। हाँ। देखो, अगर अंदर से बाहर की फाइल एक्सेस करनी है तो डॉट लगाओ, और अगर बाहर से अंदर वाली फाइल्स को एक्सेस करना है तो डॉट नहीं लगाना, डायरेक्ट फोल्डर का नाम लिख देना। ओके सर। Okay, ठीक है, sir. अब देखते हैं हम फोर्थ पेज को, देखते हैं वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। फोर्थ पेज पे आ गए, फर्स्ट पेज पे देखो आ रहा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज को देखो, सेकंड पेज भी एक्सेस हो रहा है फोर्थ पेज से, थर्ड पेज को देखो, थर्ड पेज भी एक्सेस हो रहा है फोर्थ पेज। ठीक है, सॉरी मैंने क्या कुछ गलती करी है फोर्थ डॉट एचटीएमएल में। हाँ, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, देखो फोर्थ पेज है ना, फोर्थ पेज से हमें क्या करना है, डायरेक्ट इंडेक्स एक्सेस करना है ना। यस सर। तो क्या करना है, अंदर वाली फाइल्स को एक्सेस नहीं करना है। सबसे पहले फोल्डर से बाहर निकलो और फिर फॉरवर्ड स्लैश, ये तो उधर की दे रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ से आएगा इस तरीके से। इस चीज को देख लो, यस सर। अगर हमें फोल्डर के अंदर से निकल के बाहर वाली फाइल्स को एक्सेस करना है तो डबल डॉट दे करके डायरेक्ट इस फाइल का नाम लिख देना, ये वाली फाइल का। ठीक है, ओके। ओके सर। इंडेक्स पेज, सेव करते हैं, इधर रन करवाते हैं तो इंडेक्स पेज, और देखो इंडेक्स पेज आ गया। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से लिंक्स और फाइल पाथ्स में वर्क करते हैं एचटीएमएल में, और किस तरह से अलग अलग पेजेस को लिंक करते हैं। हो गया Yes, sir. सर। ठीक है ना, अब अगर तुम पूछो कि सर ये चीज यूज कहाँ होती है, तो मान लो कि तुमने एक सीएसएस का फोल्डर बनाया, सीएसएस की फाइल को रखने के लिए, या Yes, इमेजेस sir. का फोल्डर बनाया। ठीक है, तो इमेजेस को कैसे लिंक करोगे, अब तो मैं लिंक करना आता होगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक इमेजेस के नाम से फोल्डर बना दिया, देखो इस तरीके से। ठीक है, और इसमें रख दिया
इमेजेस। अब तुम इजीली लिंक करा सकते हो, बताओ। यस सर। यस सर। फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस रखी होगी उसको इस फाइल फोल्डर वाले फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इनसे लिंक करा सकते हो आराम से, इधर से यस भी सर। लिंक करा सकते हो। और अगर चलो एक काम करो, कराना लिंक, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके। ओके सर। कल का मैं अभी बता दे रहा हूँ क्या प्रोजेक्ट होगा, मैं पहले समझा दे रहा हूँ। देखो कल के प्रोजेक्ट में क्या बनना है करना है, अभी देख लेना। एक फोल्डर बनाना है इमेजेस का, ठीक है। यस सर। एक फोल्डर बनाना है तुम्हें, ये जो सेकंड वैकेंड फाइल रखी थी ना, सेकंड पेज वगैरह वगैरह, ठीक है। सेकंड पेज वगैरह फाइल्स का मतलब नेस्टेड फाइल्स, यस सर। ठीक है। और एक तुम्हें फाइल बनानी है डायरेक्ट index.html, ठीक है। एक यस इंडेक्स सर। बनानी। अब क्या करना है, इस इंडेक्स से ये जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी लिंक अप करनी है, और ये जो जितनी भी नेस्टेड फाइल्स थी जो एक फोल्डर के अंदर रखी हुई थी, इसके अंदर यहाँ पर जो इमेजेस है वो सारी डालनी है। और ये जो इमेजेस, इमेजेस वाले फोल्डर में जो इमेजेस पड़ी हुई थी ना, वो इस पर भी एक्सेस होनी चाहिए, इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है। ओके सर। इसमें कितनी इमेजेस होनी चाहिए, 4 इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। इसमें 4 इमेजेस होनी चाहिए इमेज वाले फोल्डर में, इसमें 4 फाइल होनी चाहिए और एक इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स पेज से हमारी ये जितनी भी नेस्टेड फोल्डर वाली फाइल्स है वो कनेक्ट होनी चाहिए, और नेस्टेड फोल्डर वाली फाइल्स के अंदर हम एक एक करके चारों फाइल के अंदर ये एक एक इमेज डाल देंगे। ये चारों इमेजेस नेस्टेड फोल्डर वाले के अंदर एक्सेस हो रही होंगी। ऑल्सो ये जो इमेजेस हैं, ये चारों की चारों इमेजेस इंडेक्स वाले फोल्डर पे भी शो हो रही होगी। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब मैं एक बात और बता दूं कि मैं ना वॉलपेपर्स डाउनलोड करता हूँ, एक HD वॉलपेपर। एक ये वाली फाइल डाउनलोड कर ली मैंने, और मैं एक ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास 2 फाइल आ चुकी है। ये मैं दोनों फाइल उठा करके इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ और इसका रीनेम कर देता हूँ, B कर देता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि हम इमेजेस को कैसे लिंक कराते हैं, ठीक है। यस सर। तो इमेजेस को लिंक कराने के लिए मैं अपना पहला ही पेज ले लेता हूँ index.html, और इसमें हम इमेजेस का नाम दे देते हैं। देखो अगर हमें अपने वेब पेज पे अगर इमेजेस को इंसर्ट करवाना है तो हमारे पास एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं IMG। IMG की फुल फॉर्म इमेज होती है, और इमेज टैग में एक SRC एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के अंदर हमारी जो इमेजेस का नाम है A और B, इसका नाम मैं रीनेम कर देता हूँ, JPG लिख देता हूँ, JPG। इसको और इसको A.jpg एंड एक और इमेज ले लेते हैं B.jpg। ये 2 ले लिए हमने। यस सर। अभी मैं सेव करके दिखाता हूँ, देखना यहाँ पर हमारे पास, सॉरी मैंने फोल्डर का नाम नहीं दिया। देखो ये दोनों इमेजेस आ गई हैं मेरे पास, एक ये आ गई और एक ये आ गई, यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ और सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल्स, और हाइट
200 पिक्सल्स। सेम वही हाइट विड्थ मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इमेज टैग के बारे में ऑल्सो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो जो वो है तुम्हारा मतलब टॉपिक है वो है लिंकिंग हम इमेज के थ्रू कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 इमेज आ गई है, लेकिन अभी ये लिंक की तरह वर्क नहीं कर रही है। तुमने किसी किसी वेबसाइट में देखा होगा कि अगर हम इमेज पे क्लिक करें तो हम दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। यस तो सर। वो वाली Yes, लिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे? तो इमेज टैग है ना, इमेज टैग को कॉपी करो या फिर है ना उसे एंकर टैग के अंदर डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पर फाइल्स अंडरस्कोर फोल्डर /first.html इस इमेज के साथ लिंक कर दिया। जो इमेज था, देखना ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है उसे मैंने एंकर टैग के अंदर लिख दिया है। ओके, yes, sir. इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं और इधर डाल देता हूं फाइल्स अंडरस्कोर फोल्डर /second.html। ठीक है, अभी जरा चेक करते हैं, सेव तो है ही वो। हाँ देखो, अब ये लिंक्ड इमेजेस आ गई है। जैसे अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? फर्स्ट पेज पे। और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? सेकंड पेज पे। क्लियर हुआ ओके तुम सर। लोगों को कि यस इस सर। तरीके से हम इमेजेस को लिंक कराते हैं, मतलब इमेज हमारी जो होती है वेब पेज पे उन्हें लिंक भी बना सकते हैं। अब हम टेक्स्ट के बारे में देख रहे थे कि टेक्स्ट को हम कैसे कलराइज करते हैं, टेक्स्ट का साइज कैसे इंक्रीज करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट को हमारा जो वेब पेज है, जैसे ये वेब पेज है मेरा, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट टू राइट। मैंने बताया था ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ब्राउजर की जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है टेक्स्ट के लिए वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट अगर हमें सेट करना है तो हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी भी टैग के साथ, जिसका नाम होता है अलाइन। जैसे मैं यहाँ पर H1 जो मेरा लगा हुआ है, इसमें मैं अलाइन एट्रीब्यूट यूज करूंगा। अब इसमें लेफ्ट, राइट और सेंटर ये 3 वैल्यू एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना, Yes, sir. अलाइन ओके। एट्रीब्यूट 3 वैल्यू एक्सेप्ट करता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए। तो मैं सेंटर दे देता हूं यहाँ पर और मैं सेव कर देता हूं। अभी चेक करते हैं तो देखो सेंटर में आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर राइट यस दे सर। दिया, राइट दे दिया और फाइल को सेव किया तो देखो राइट में आ रहा है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करते हैं अपने वेब पेज पे। हम हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकली HTML के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है ना, वर्टिकली अगर हमें करनी है तो हम CSS का यूज करेंगे। ओके। सेम यही प्रोसीजर हम पैराग्राफ में लगा देते हैं। पैराग्राफ है जैसे मेरे पास, पैराग्राफ में मैंने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, Yes, sir. और इसकी अगर अलाइनमेंट सेट करनी है तो मैं यहाँ पर दे दूंगा अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, मैंने पास कर दिया। अभी मैं फाइल को सेव करता हूं तो देखना ये सेंटर से आ रहा है और इसको सेंटर ही दे देते हैं। देखो ये सेंटर से आ रहा है। बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या थी? लेफ्ट टू राइट। तो क्लियर हुआ अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। अब अगर हमें जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर सेट करना है तो हम बॉडी में एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में जिस भी कलर को लिख देंगे, मैंने लिख दिया रेड। ठीक है, और मैंने फाइल को सेव किया तो ये जितना भी कलर आ रहा होगा टेक्स्ट का वेब पेज पे, अब वो क्या आने लग जाएगा? रेड। Right. ठीक है, मैं कितना भी टेक्स्ट ले लूंगा वो सारा का सारा क्या आएगा? रेड। Red है. रेड ले लो या ब्लू ले लो, कुछ भी ले लो, आने लग गया, टेक्स्ट का कलर Yes, चेंज sir. हो गया। इसके Yes, अलावा sir. हमारा क्या था? बैकग्राउंड इमेजेस। बैकग्राउंड इमेजेस कैसे सेट करते हैं? देखो भाई, बैकग्राउंड इमेजेस सेट करने के लिए ये देखो, एक तो इसमें फॉन्ट टैग भी दिया हुआ है। फॉन्ट टैग, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो फॉन्ट टैग है अभी वो यूज नहीं होता है। फॉन्ट टैग को हटा दिया गया है HTML से। HTML5 में फॉन्ट टैग नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द फॉन्ट टैग इज डेप्रिशिएटेड इन HTML5, वी नाउ यूज CSS फॉर दिस पर्पस।
तो मैं तुम लोगों को फॉन्ट टैग का यूज तो करके बता दे रहा हूँ, पर तुम लोग यूज मत करना उसे, क्योंकि क्या है कि फॉन्ट टैग अब वर्क नहीं करता, तो कुछ कुछ ब्राउजर उसे सपोर्ट भी नहीं करेंगे। फॉन्ट ले लिया मैंने। फॉन्ट टैग के अंदर साइज होता है एक एट्रीब्यूट होता है फेस, और एक होता है कलर। ठीक है। साइज जो होता है वो टेक्स्ट का साइज होता है, फॉन्ट साइज। जैसे मैंने अभी इसमें लिख दिया लॉरेम 50। मैं यहां पर इसे डिलीट कर देता हूं इन दोनों को, और इस वाले टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता हूं। अभी हम सेव कर लेते हैं। तो देखो अभी तो ये सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आने लग जाएगा, लेकिन जब मैं इसका साइज दूंगा, साइज एट्रीब्यूट जो होता है फॉन्ट में, वो 1 to 7 वैल्यू एक्सेप्ट करता है। मतलब या तो हम ओके 1 से 7 के बीच में कितनी भी वैल्यू हम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दी 7, और मैं सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पर 7 मतलब ये जो पिक्सल साइज है उसका इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं 8 दूंगा तो उसका कोई साइज इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज वो 7 तक ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी वही एक्सेप्ट करेगा। वहीं पर अगर मैं 1 दे दूंगा तो उसका फॉन्ट साइज 1 के बराबर हो जाएगा। देख लिया। इसके अलावा यस सर। फेस में क्या होता है, जैसे हमारी एरियल होती है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, हेल्वेटिका होती है। मतलब जो टेक्स्ट होता है उसकी फैमिली, फॉन्ट फैमिली, यस वो सर। किस फैमिली से बिलोंग करता है। बाय डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर में आती है विंडोज में, वो किस तरीके की आती है, टाइम्स न्यू रोमन। किस तरीके की आती है फॉन्ट फॉन्ट फैमिली, टाइम टाइम टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन। अब मुझे बताओ कैसे पता चली टाइम्स न्यू रोमन ही आ रही है। देखो तुम लोग इसे देखना, इसे इसे गौर से देखना जरा। ठीक है, इसे एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट आ रहा है वो पॉइंटिंग एजेस आ रही है उसकी। देखो यहाँ पे पॉइंटिंग एजेस आ रही हैं, दिख रहा है पॉइंटिंग एजेस, यस सर। ये दिख रही है। पी के जो साइड में है वो पॉइंटिंग एजेस आ रही है। अभी जरा हम एरियल लेकर के देखते हैं यहाँ पर, एरियल। और अब मैं सेव करता हूँ। तुमने देखा अब ये पॉइंटिंग एजेस नहीं आ रही, फ्लैट एजेस आ रही है। लेटर की यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंटिंग एजेस आ रही है, लेकिन यहाँ पर फ्लैट आ रही है। यस कुछ सर। कुछ फर्क दिखा। यस चलो सर। इसको है ना, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी देखना अभी क्या आ रहा है, पॉइंटिंग एजेस आ रही है, ये देखो यस एल की जो आ रही है, और ये आई पे जो आ रही है एंड में। और इसे इंक्रीज करके देखते हैं, ये देखो आ रही है ना पॉइंटिंग एजेस। अभी जरा यस यहाँ पर मैं यस सर। एरियल पास कर देता हूँ। अब कैसी आ रही है, फ्लैट। तो दो तरीके के फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। एक होती है सेरिफ और एक होती है सैन सेरिफ। सैन सेरिफ वो फैमिलीज होती है जिसमें हमारी पॉइंटिंग एजेस नहीं होती हैं, जिसमें हमारी इस तरीके की फ्लैट एजेस होती हैं। यस सर। और सेरिफ कौन सी होती है, जिसमें हमारी पॉइंटिंग एजेस होती है, जैसे कि अभी मैंने यहां पर दिखाई, ये रही। तो टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ फॉन्ट फैमिली को बिलोंग करता है, जिस वजह से यहाँ पर पॉइंटिंग एजेस आ रही है। और बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर की कहते हैं फॉन्ट फैमिली सेट होती है सेटिंग्स में, वो क्या होती है, टाइम्स न्यू रोमन, जिस वजह से यहाँ पर हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। ओके, क्लियर है ये टॉपिक। यस यस सर। सर। ठीक है, चलो यहाँ पर हम टाइम्स न्यू रोमन भी पास कर सकते हैं। पहले मैं एरियल पास कर देता हूँ। अब देखो एक बात और बता देता हूँ मैं, कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें वेबसाइट्स में फ्लैट एजेस मतलब सैन सेरिफ ही चलता है, मोस्टली सेरिफ नहीं चलता है। ठीक है। अब आते कलर। कलर अभी तक हम टेक्स्ट में दे करके दे रहे थे इधर, लेकिन हम फॉन्ट में भी दे करके दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर ब्लू, और अब मैं सेव करता हूँ। तो देख रहे हो ये ब्लू आ गया। यस सर। हम्म। अब फॉन्ट तो तुमने देख लिया। हमने कौन कौन सा देख लिया था, हमने एक तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट सीख लिया। हमने फुल्ली जितना भी बॉडी में हमारा टेक्स्ट आता है उसका कलर भी सेट करना सीख लिया। इसके अलावा अब हम बैकग्राउंड इमेजेस कैसे सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेजेस के लिए हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लेते हैं बॉडी एलिमेंट के अंदर, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है। अब बैकग्राउंड वाले एट्रीब्यूट में हम उस
इमेज का नाम पास कर देंगे जो हमें एज अ बैकग्राउंड अपने वेब पेज पे सेट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर पहले से ही इमेजेस नाम के फोल्डर में a.jpg और b.jpg पड़ी हुई है, तो मैं उसे सेट कर देता हूँ images /a.jpg। इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इमेज आ गई है, ये अभी इस तरीके से आ रही है रिपीट होकर के। ऐसा क्यों हो यस रहा सर। है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इमेज की जो विड्थ थी ना वो यहीं पर खत्म हो गई। जब खत्म हो गई, इतना ही साइज था इमेज का, तो खत्म हो गई, तो वो नेक्स्ट इमेज दोबारा से रिपीट हो गई। मैं दूसरी इमेज यस सर। देखता हूँ बी करके। तो देखो यहाँ पर ये इमेज आ रही है काफी बड़ी। यस सर। अब अगर हमें इसे ऐसे सेट करना है कि ये पूरी इमेज हमारे वेब पेज पे दिखने लग जाए, डिस्प्ले हो जाए, तो हम उसे CSS के हेल्प से ही करेंगे। यहाँ पर HTML में सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड इमेजेस को सेट कर सकते हैं, उन्हें एडिट नहीं कर सकते। एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए हम BG कलर एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉडी में। तो मैंने दे दिया रेड, सेव करता हूँ यहाँ पर, तो रेड कलर आ गया यहाँ पर तुम्हारे पास, देखो यस सर। ठीक है, BG कलर यस सर। यस सर। ऑल्सो हम किस तरीके से कलर ले सकते हैं, देखो जैसे जैसे मान लो कि ये HD वॉलपेपर से मेरे को कौन सा कलर चाहिए, मेरे को कलर चाहिए ये वाला, इस तरीके कलर। कोई भी रैंडम स्क्रीन पे मुझे कलर दिख गया, मुझे ऐसा कलर चाहिए, तो फिर वो कैसे लेंगे? देखो उसको लेने के लिए क्या ट्रिक है। हम सबसे पहले पेंट ओपन करेंगे, ठीक है, यस सर। और हम अपनी जो स्क्रीन है उसका स्नैपशॉट ले लेंगे। जो एक कीबोर्ड पे बटन होता है ना प्रिंट स्क्रीन करके, उस वाले बटन को प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद अपने पेंट में आकर के पेस्ट कर देंगे। तो ये आ गई मेरे पास इमेज, वही वाली इमेज आ गई है जो यहां पर ओपन थी। इसके बाद क्या करना है, ये कलर पिकर दिख रहा है यहाँ पे, इस कलर पिकर पे क्लिक करना है। इस कलर पिकर पे क्लिक करने के बाद जिस भी कलर को हमें पिक करना है, ये वाला कलर मुझे पिक करना था इसलिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये वाला कलर यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। यस सर। हाँ, तो अब क्या करना है, एडिट कलर्स में जाना है, और हमारे पास जो रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यू आ रही है उसको हमें रख देना है यहाँ पर। कैसे रखेंगे, हम यहाँ पर RGB ये देंगे पैरेंथेसिस, एंड जो रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू आ रही थी पेंट में, क्या क्या आ रही है रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू, 22, 147 और 241। 22, 147, 241। अभी हम सेव करते हैं और देखते हैं बैकग्राउंड कलर सेट भी हुआ कि नहीं है। तो देखो ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये हेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। हेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। कोई नहीं, हम हेक्स वैल्यू लेते हैं, हेक्साडेसिमल कलर। जो उस तरीके से मैंने सेट किया था ना ये वाला, इससे ये वाला कलर क्यों नहीं आया? ये वाला कलर इसलिए नहीं आया बिकॉज जो ये जो BG कलर एट्रीब्यूट है ये इसे RGBA फॉर्मेट में ना लेकर के हेक्साडेसिमल कलर फॉर्मेट में ले रहा है, जिस वजह से यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का कलर आ रहा है। अब तुम कह रहे होगे सर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या होता है? देखो कलर के अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है RGBA फॉर्मेट, एक CMYK होता है, HSL होता है, हेक्स कलर होता है। तो जो मोस्टली फॉर्मेट्स होते हैं उनमें RGB और हेक्स कलर आता है। इन कलर फॉर्मेट्स के बारे में जो CSS होगी ना तब हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें सेट करना बता देता हूँ कि हेक्स कलर को हम BG कलर एट्रीब्यूट में किस तरह से सेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है HTML कलर कोड्स। लिख लो इसे, वेबसाइट को यस सर। लिखो HTML कलर कोड्स। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे पास अलग अलग तरीके के कलर आ गए, ठीक है। अब ये हेक्स कलर दिखा रहा है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेते हैं और देखना ये ऑरेंज है, तो कॉपी किया मैंने और यहाँ पे जाकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी सेव करके देखते हैं, ये देखो आ रहा है, वैसे ही कलर आ रहा है यही वाला। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से कलर हम अपने अकॉर्डिंग भी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पर जाकर के इसे एडिट भी कर सकते हो और इससे देख करके कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये हेक्साडेसिमल कलर है, ये RGB है और ये HSL है। तो जो प्योर HTML में अगर आप वर्क कर रहे हो तो या तो कलर नेम के साथ आप कलर को दे सकते हो या फिर हेक्स कलर वैल्यूज के साथ दे सकते हो।
अभी सेट करना है बैकग्राउंड कलर, कैसे सेट कर सकते हैं हम अपने वेब पेज पे? यस सर। तो ये जो टॉपिक्स हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कलर, बैकग्राउंड इमेजेस और कलर, इन सारे टॉपिक्स में से किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सारे सर क्लियर है है? तो नहीं है सर, बस एक बार थोड़ा डाउट था बैकग्राउंड कलर में थोड़ा बस। बैकग्राउंड कलर में देखो, हाँ बैकग्राउंड कलर सर, में, बैकग्राउंड कलर देखो, हमें अपने वेब पेज पे अगर बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम बॉडी एलिमेंट के अंदर, बॉडी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लेते हैं बीजी कलर। बीजी कलर एट्रीब्यूट हुए है, या तो हम कलर का नेम दे सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी चाहे, या यस फिर सर। हम हेक्स कलर कोड ले सकते हैं। हेक्स कलर कोड क्या होता है? हेक्स कलर कोड रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तो पता है ना कि कंप्यूटर जो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का कॉम्बिनेट करके, यस सर। अलग अलग तरीके के कलर्स बनाता है। तो ये वही यस सर। फॉर्मेट होता है, हेक्साडेसिमल कलर। बस इसमें क्या होता है, एक हेक्स कोड पास कर दिया जाता है कलर के नेम की जगह। तो इसमें जो सबसे पहली होती है, वो सबसे पहली जो दो वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है एफ, ये क्या है? रेड। ये जो 57 है ये ग्रीन है, और ये 33 है ये ब्लू है। इसको कैसे सेट करते हैं ये हम CSS में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि अगर हमें एक्स कलर कोड उठाना है तो एक वेबसाइट है हमारे पास, htmlcolorcodes.com, ठीक है? उसमें से हम अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर देख सकते हैं। जैसे मेरे को चाहिए ऑरेंज से रिलेटेड कलर, तो ऑरेंज पे मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया। अब मैं इसे जहां पर भी मूव कराऊंगा, जिस भी कलर, जो भी कलर चाहिए वो यहाँ पर तुम्हें शो हो रहा होगा। जैसे मुझे चाहिए इतना डार्क, तो इसके लिए हेक्स कलर कोड ये आ गया, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। अभी समझ में आया? हाँ आ यस गया सर। सर। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो ये डिम सा कलर आ गया, थोड़ा सा, बिल्कुल हाँ वही सर कलर है। आ गया। यस सर। तो क्लियर है अभी ये चारों टॉपिक, टेक्स्ट हाँ वो अलाइनमेंट, कलर, बैकग्राउंड इमेजेस और कलर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडियो एंड वीडियोस। ऑडियो और वीडियोस को कैसे रखते हैं? देखो, जिस तरह से हमारे पास पैराग्राफ को रखने के लिए कौन सा टैग है? पैराग्राफ को वेब पेज पे किस टैग से रखते हैं? पी से सर। हाँ, पी टैग से। इमेज के लिए IMG टैग है। IMG। हाँ, IMG। उसी तरीके से ऑडियो और वीडियो के लिए HTML5 हमें ऑडियो टैग और वीडियो टैग प्रोवाइड करता है, ओके सर। ठीक है ना? द ऑडियो एलिमेंट इज यूज टू ऐड ऑडियो मीडिया ऑन द वेब पेज। अगर हमें अपने वेब पेज पे ऑडियो इंसर्ट करवानी है तो हम ऑडियो एलिमेंट का यूज करते हैं। ऑडियो ओके। टैग इज वेरी वेल सपोर्टेड बाय ऑल लेटेस्ट वेब ब्राउजर्स। जितने भी लेटेस्ट वेब ब्राउजर्स हैं वो सारे ऑडियो टैग को सपोर्ट करते हैं। हम ऑडियो टैग में इन सारे फॉर्मेट्स की फाइल को पास कर सकते हैं, .mp3, .wav और .ogg, ठीक है? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। तो अब सबसे पहले हम ऑडियो को यूज करते हैं। मैं ऑडियो कौन सी ले लूं? मेरे पास ऑडियो पड़ी भी है कि नहीं पड़ी है इसमें? चलो यही ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है? एक मैंने रैंडम सॉन्ग उठा लिया कोई सा भी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये तो सुना होगा गाना है? नहीं सुना? कौन सा सर? अरे ये वाला, गिव मी सम सनशाइन। नहीं सुना सर ये। तुम लोगों ने 3 इडियट्स नहीं देखी यार? क्या बात है। देखी है सर। देखिए सर। हाँ तो उसी में बहुत तो था, उसमें ही तो था। और किस में था? गिव मी सम हाँ सर। सनशाइन। हाँ याद आ गया। आ याद गया आ आ गया गया ना? सर। हाँ, यस वही सर। वाला तो सॉन्ग लिया यार। हाँ यस सर। तो अब अगर हमें ऑडियो टैग का यूज करना है, हम क्या करेंगे? यहाँ से ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूं मैं, H1 ऑडियो टैग। यहाँ पर हम ऑडियो टैग लेते हैं और SRC में मैं उस फाइल का नाम पास कर दूंगा जो कि ऑडियो अवेलेबल है मेरे पास कौन सी अवेलेबल है? A.mp3 है, और ये किसी फोल्डर के अंदर है नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दूंगा A.mp3। अभी मैं इसे सेव करता हूँ तो देखना यहाँ पर मेरे पास अभी किसी भी तरीके की ऑडियो कुछ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऑडियो में कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे तब तक तो यहाँ पर कोई रिमोट नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर Yes, sir. कंट्रोल्स नाम का भी एक एट्रीब्यूट होता है ऑडियो में। कंट्रोल्स दिया मैंने, सेव किया फाइल को,
और यहाँ पर देखो ऑडियो आ गया मेरे पास, यस सर। एक ऑडियो प्लेयर आ गया। इसको जब Yes, हम sir. प्ले करेंगे तो ये हमारी ऑडियो प्ले होने लग जाएगी। प्ले हो रही है, Yes, sir. सुनाई दे रही है? नहीं। सुनाई नहीं दे रही सर लेकिन। सुनाई नहीं दे रही? अरे ये मुझे सुनाई दे रही है। एक्चुअली क्या है कि है ना, जब तुम अपने सिस्टम में इसे प्ले करवाओगे तो हो जाएगा ये प्ले। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहे तो। मैंने क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोडिंग के लिए मेरे को ओपन कर देगा एक डायलॉग बॉक्स। तो इधर मैं जहां चाहूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू पाथ दे सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इससे हम प्ले पॉज कर सकते हैं। और ये हमारा म्यूट के लिए बटन है, इसे हम अपने आवाज को भी कम भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारा सीक है, हम इसे अच्छा। कितने भी आगे पीछे सॉन्ग को ले जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट होता है। बाकी एट्रीब्यूट देखते हैं और कौन कौन से हैं ऑडियो टैग के अंदर। तो ऑडियो टैग के अंदर हमने कंट्रोल देख लिया, यस सर। ठीक है, और हमने क्या दे दिया, एसआरसी एट्रीब्यूट, ठीक है ना। यस सर। एसआरसी देख लिया और कंट्रोल देख लिया। एसआरसी के अंदर हम a.mp3 अपनी फाइल का नाम पास करते हैं, और कंट्रोल्स जो होता है एट्रीब्यूट वो हमें ऑडियो प्लेयर के कंट्रोल्स को शो करा देता है वेब पेज पे। अब एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने रिफ्रेश किया, तुम देखना ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए। मैं ये चाहता हूँ जैसे ही मेरा वेबसाइट लोड हो, मेरी वेबसाइट लोड हो या फिर पेज रिफ्रेश हो, ये ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसे कहते हैं ऑटो प्ले। ऑटो में। देखो अब ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गई, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। अभी सेव करनी पड़ेगी मेरे को यहाँ से। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्ले हो गई। Yes, sir. यस सर। अब मेरे पास अगला एट्रीब्यूट कौन सा है, लूप। मेरे पास अगला एट्रीब्यूट है लूप। लूप क्या करता है कि जैसे मेरे पास ये जो सॉन्ग है ये एंड पॉइंट पे पहुंच गया 4.07 पे, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। इसे मैं प्ले कराता हूं, तो ये अगेन प्ले हो जाए। अभी तो ये पॉज हो गया, एक बार प्ले Yes, होकर sir. के मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूअसली लूप में प्ले होता रहे, अगेन एंड अगेन अगेन Yes, अगेन। sir. Yes, sir. तो उसके लिए क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर लूप लगा दूंगा, LOOP लूप। अब मैं इसे प्ले कराऊंगा, ये प्ले भी हो जाएगा। इसे एंड पे पहुंचाते हैं, अगेन प्ले हो गया ये। Yes, क्या sir. प्ले करे, तो इस तरीके से हम एक जो ऑडियो है उसे अगेन एंड अगेन प्ले करवा सकते हैं। अब मान लो काफी सारी वेबसाइट्स तुमने देखी होगी जिसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक होता है कि नहीं। Yes, sir. उसमें तुम्हें ऑडियो प्लेयर नहीं दिख रहा होता, तो सिंपल क्या करो, कंट्रोल्स हटा दो और ऑटो प्ले और लूप लगा रहने देना। ऑटो प्ले से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, और लूप से क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन प्ले होता रहेगा। देखना Yes, यहाँ पर sir. तुम्हें ऑडियो प्लेयर नहीं दिखेगा, लेकिन ये ऑडियो चल रही है, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑडियो का दिख रहा है। दिस टैब इज प्लेइंग ऑडियो, नीचे ये भी लिखा रहा है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इस समय सॉन्ग जो हो रहा है वो प्ले हो रहा है। इसके अलावा Okay, sir. एक एट्रीब्यूट और होता है जिसे हम कहते हैं म्यूटेड। ठीक है, म्यूटेड क्या होता है कि हमारे ऑडियो को बाय डिफॉल्ट म्यूटेड मोड में प्ले करवा देगा। देखो यहाँ पे म्यूट हो चुका है, इसको हम चाहे तो इसकी आवाज को इंक्रीज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये म्यूटेड ओपन होगा। क्लियर। अब काफी वेबसाइट्स होती है जो कि ये ऑप्शन देती हैं कि डू यू वांट टू प्ले सॉन्ग ऑन दिस वेबसाइट या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक और नॉट। तो वो जो फंक्शनलिटी होती है वो जावास्क्रिप्ट के साथ आती है। इसमें क्या होता है कि वेबसाइट जैसी ओपन होगी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इस वेबसाइट पे जो म्यूजिक अवेलेबल है उसे प्ले करवाना चाहते हो कि नहीं। यस सर। ऑडियो टैग के बारे में क्लियर हुआ कि हम Yes, किस तरह sir. से ऑडियोस को अपने वेब पेज पे करवा सकते हैं। अब हमारे पास आ गई वीडियो। बिफोर HTML5 a video could only be played in a browser with a plugin like Flash। अभी क्या होता था HTML5 से पहले, जब भी आप अपने ब्राउजर में कोई वीडियो प्ले करवाते थे तो वो एक प्लगइन मांगता था, फ्लैश प्लेयर, अडोबे फ्लैश प्लेयर रिक्वायर्ड मांगता था पहले। Yes, sir. हाँ, तो क्या होता था कि हमें वो इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन HTML5 में हमारे पास वीडियो एलिमेंट अवेलेबल है जिसके मदद से हम अपनी वीडियोस को स्ट्रीम करवा सकते हैं अपने वेब पेज पे।
directly. The video element is relatively new, but it works in most of the modern web browsers. जो video element है वो HTML5 में नया ही है और ये सारे modern web browsers को support करता है. We can use following formats with video elements. हम video element में .mp4, .webm, .ogg जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं इन्हें मतलब इस एक्सटेंशन की फाइल्स को यूज कर सकते हैं एज अवर वीडियो. ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास कोई वीडियो भी पड़ी हुई है. वीडियो तो मेरे पास कोई नहीं है, डाउनलोड ही करनी पड़ेगी मेरे को. हम डाउनलोड कर लेते हैं. ये वाली डाउनलोड कर लो या ये डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, इसी को कर लेते हैं. ठीक है. तो ये वाली तुम लोगों को जो ऑडियो थी ये प्ले करवानी आ गई कि हम किस तरह से इस ऑडियो को प्ले करवाते हैं अपने वेब पेज पे. अभी ये डाउनलोड हो रहा है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाँ, तो ये डाउनलोड हो रहा है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने वेब पेज पे ऑडियोज को इंसर्ट करवा सकते हैं, वो सॉरी वीडियो को इंसर्ट करवा सकते हैं. मैं यहाँ पर वीडियो टैग लिख लेता हूँ, वीडियो. और वीडियो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम ऑडियो को यूज करते हैं. यहाँ पर मैं वीडियो लिख देता हूँ, वीडियो SRC. SRC में हम ये a.mp4 पास कर देंगे. अब ये डाउनलोड हो जाए. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा तो मेरी आवाज कहाँ से आएगी. अच्छा, मुझे लगा सर आप बोल रहे. नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा. एक्टिव है पंकज. आज पंकज एक्टिव है भाई. पड़ेगा. माइक सही हो गया क्या बिल्कुल तुम्हारा? हाँ पंकज. और तुम्हारे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज सीख रहे हैं? सर अभी तो कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग चल रही है सर. साइबर सिक्योरिटी, हैकर बनेंगे सारे? यस सर, यस सर. चलो बढ़िया बात है. मतलब पूरी फुल की फुल क्लास साइबर सिक्योरिटी सीख रही है, किसी को और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा? नो सर. मतलब राउटिंग भी है सर. राउटिंग नहीं, मतलब ये होता है ना कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है. नहीं, हमारा इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है, हमारा को आता ना सीखना है. सर कोशिश तो बहुत करी थी लेकिन कोई आया ही नहीं सर, पता नहीं. कोई नहीं, चलता है वो. साइबर सिक्योरिटी का इस समय है ना, वो बूम चल रहा है ना कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, हल्ला हो गया. यस सर. क्लास लगा. क्या क्लास है सर 6 बजे तक, हम फ्री बिल कंटिन्यू पढ़ते ही रहते हैं सर 6 बजे तक. शाम के 6 बजे तक? कितने बजे तक? कितने बजे से है? सुबह 8:30 से. सर सुबह 8:30 से 6 बजे तक कंटिन्यू.
तो वो लोग पढ़ कैसे लेते हैं इतना टाइम कोई पढ़ ही नहीं सकता। सर पढ़िए सर, डेली क्लास लगती है, सर टेस्ट फेस्टर होते हैं जो पढ़ाते हैं उनके। अच्छा ये सर हमारी भी ऐसी चल रही है सर, पूरे पक जाते हैं सर। सर क्या? और सर अटेंडेंस। अच्छा अटेंडेंस वगैरह वो सब होता है। अभी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही होगी, एक्चुअली क्या है ये वीडियो डाउनलोड हो रहा है ना, इस वजह से। 2 आवर्स लेफ्ट, इतना ज्यादा कैसे टाइम ले रहा है ये? सर अभी कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए एक मतलब कंपनी आई थी सर। क्या कह रहे थे तुम? सर कॉलेज में अभी सर इंटर्नशिप कराने के लिए कंपनी आई थी सर, अड़ान करके अच्छा, नाम था। उड़ान हाँ उड़ान। सर, वो HTML और CSS ही मांग रही थी सर इंटर्नशिप के लिए। अच्छा हाँ सर। चलो कोई नहीं। देखो ये वीडियो डाउनलोड हो चुका है A.MP4, ठीक है ना। अब हम यस इसे सर। लिंक करा देते हैं अपने वेब पेज से, A.MP4, ठीक है। अब इसे देखते यस हैं, सर। सेव करवाऊंगा मैं, इसे सेव करवाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक वीडियो प्लेयर का वो आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मेरे पास ना ही तो कोई वो प्ले होकर के आ रही है, मतलब किसी तरीके का प्ले करने का कोई बटन नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल्स जैसे उसमें लगाए थे हमने, कंट्रोल्स यस यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखो आ गया एक, ओके विड्थ और हाइट भी देनी पड़ेगी। देखो वीडियो एलिमेंट को जब भी हम यूज करते हैं, वीडियो टैग को जब भी यूज करते हैं, तो कंट्रोल्स के साथ साथ हमें उस फ्रेम का जिसमें हमारी वीडियो प्ले होगी उसकी विड्थ और हाइट भी पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ 720, एंड जो हाइट होगी 360। देखो अब आ गया ये फ्रेम मेरे पास। यस सर। अब इसे यस प्ले सर। करवाते हैं, प्ले हो गया ये। यस सर हो गया। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज पे वीडियोस को विद द हेल्प ऑफ वीडियो एलिमेंट, या कह सकते हैं वीडियो टैग, डिस्प्ले करा सकते हैं और प्ले करवा सकते हैं। और भी इसके सारे काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। हमने कंट्रोल्स के बारे में देख लिया। ऑटो प्ले बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे वो ऑडियो में वर्क करता था। मैं यहाँ पर ऑडियो ऑटो प्ले दे देता हूँ, एंड ऑटो प्ले के बाद देखते हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। प्ले हो गया, यस सर। ठीक है, फाइल यस सेव, सर। ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है लूप। लूप तुम्हें पता है कैसे वर्क कर रहा था। यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है इसमें से किसी में प्रॉब्लम है? बिकॉज ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं हाइट और विड्थ को छोड़ करके, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे वो ऑडियो में वर्क कर रहे थे। हाइट और विड्थ के बारे में तो मैंने बता दिया कि हम अपने वीडियो फ्रेम का जो साइज होता है वो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट के थ्रू पिक्सल्स में सेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ बताओ, इसमें किसी एट्रीब्यूट में कोई प्रॉब्लम बताओ पहले तो, अगर है तो बताओ। सर कोई नहीं है अभी तो। कोई नहीं है, पोस्टर वाला है बस। हाँ सर, पोस्टर वाला है बस। हाँ पोस्टर में मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो पोस्टर में क्या होता है, तुमने यूट्यूब पे वीडियो देखी है। यूट्यूब पे वीडियो देखने से पहले हमारे पास एक थंबनेल आता है, उस पर कुछ इमेज लिखी होती है। क्या सर, रिपीट कर दो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसमें यस वीडियो सर। देखने से पहले एक थंबनेल हमारे पास आता है, उसमें एक इमेज लगी होती है आगे सबसे पहले, देखा है? यस बताओ देखा है कि नहीं देखा। चलो मैं दिखा देता हूँ। पोस्टर, पोस्टर में हम एक इमेज का नाम पास कर देते हैं। हमारे पास इमेजेस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, इमेजेस /a.jpg। अब अगर मैं इसे सेव कर दूंगा, मैं इसे ऑटो प्ले को हटा देता हूँ पहले तो, सेव कर दूंगा तो यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी हमारे पास थंबनेल। अब हम अगर हम इसे प्ले करवाएंगे तो हमारी वीडियो प्ले हो जाएगी।
ये चीज तो देखी थी ना तुम लोगों ने यूट्यूब पे लगी होती है, बताओ। हेलो। यस सर। यस सर। ये चीज देखी है कि नहीं देखी है, पहले ये बताओ। सर देखिए। हाँ, तो इस तरीके से हम अपने जो वीडियोस होती है उन पर एक इमेज भी लगा सकते हैं, जिससे हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है। ये हम्म। तो ऑडियो वीडियोस वाले टॉपिक के बारे में क्लियर है। अब आता है हमारा सब टाइटल्स। सब टाइटल्स कैसे रखते हैं हम अपने वेब पेज में। तो सब टाइटल्स के लिए हम ट्रैक एलिमेंट का यूज करते हैं। किस एलिमेंट का? ट्रैक एलिमेंट का। या फिर सब टाइटल्स वाले को कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेरे को दूसरा ब्राउजर, दूसरा कोई एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? इमेजेस एंड आई फ्रेम्स, मैंने लिस्ट करा था। ओके। देखो भाई, HTML में जो लिस्ट होती है वो तीन तरह की होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यस सर। ठीक है। लिस्ट का वर्क क्या होता है HTML में? जो हमारा डेटा होता है उसे कैटेगराइज करके लिखना। ठीक है ना, कैटेगराइज करके लिखना, उसकी यस। appearance अच्छी हो जाती है इस वजह से, और मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है अगर हम लिस्ट का यूज करते हैं HTML में अपने डेटा को लिखने के लिए या फिर यस। अपने कंटेंट को यस सर। डिस्प्ले करवाने के लिए। तो HTML में तीन तरीके की लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम अपने लिस्ट आइटम को बुलेट्स में अरेंज करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम अपने लिस्ट आइटम्स को नंबर में अरेंज करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट वो सारी लिस्ट होती है जिसमें हम अपने लिस्ट आइटम को एज अ डिस्क्रिप्शन, और मतलब किसी टर्म को लेते हैं और एज अ डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाते हैं। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम यूएल टैग से डिनोट करते हैं। ठीक है। यस सर। अब इसमें अगर हमें अपने लिस्ट आइटम्स लेने हैं, हर एक लिस्ट के अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स होते हैं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी हमारे लिस्ट आइटम्स होंगे, सीधी सी बात है। तो ये जितने भी लिस्ट आइटम्स होते हैं हम उन्हें LI एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। ठीक ओके है। सर। अब ओके सर। मैंने जैसे ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट ली थी, ये मैंने किसके अकॉर्डिंग ली? मैं यहाँ पर पैराग्राफ दे देता हूँ, यहाँ पर फिर H2 दे देता हूँ, और इसमें मैं पास कर देता हूँ लैंग्वेजेस। ठीक है। लैंग्वेजेस में मैंने दे दिया जावा, एक LI और लिया, उसमें दे दिया मैंने पाइथन, और एक LI और दे दिया, उसमें ले लिया मैंने जावा स्क्रिप्ट। अभी मैं फाइल को सेव करूं और हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास, देख रहे हो जो लिस्ट आइटम्स हो रहे हैं वो बुलेट्स में अरेंज होकर के आ रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है? यस। यस सर। ठीक है। इसके यस अलावा सर। क्या होता है, यूएल में जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हम इन बुलेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। उस बुलेट्स को चेंज करने के लिए यूएल एलिमेंट में हमारे पास एक टाइप एट्रीब्यूट होता है, टाइप। टाइप में हम तीन तरीके के बुलेट्स पास कर सकते हैं, एक होता है सर्कल, एक होता है स्क्वायर, और एक होता है डिस्क। जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर तुम्हें बुलेट दिख रहे हैं वो क्या है? डिस्क है। मैं यहाँ पर अगर सर्कल दे दूंगा और मैं फाइल को सेव करूंगा तो हमारे पास सर्कल वाले बुलेट शो हो जाएंगे, ये देखो आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ यस पर सर। स्क्वायर दे दूंगा तो हमारे पास स्क्वायर्ड बुलेट शो हो जाएंगे, देखो स्क्वायर आ रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट जो डिस्क होता है अगर मैं उसे भी ले लूंगा तो हमारे पास डिस्क डिस्क टाइप के बुलेट शो हो जाएंगे। तो यूएल क्लियर हुआ। यस यूएल सर। में ये एट्रीब्यूट होता है, और कौन सा यस सर। एट्रीब्यूट है यूएल में? अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक डिस्क, एक टाइप एट्रीब्यूट है। ठीक है। एन यस सर। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग यूएल एलिमेंट, हमने ये देख लिया। यूएल एलिमेंट के थ्रू हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। एंड ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI एलिमेंट, जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं यूएल एलिमेंट के हम उन्हें LI एलिमेंट्स के अंदर लिखते हैं।
यस सर। इसके बाद हमारी आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। एन ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग ओएल एलिमेंट। ओएल एलिमेंट की मदद से हम ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं, और जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं ओएल एलिमेंट में, सेम जिस तरह से हम यूएल एलिमेंट के अंदर रखते हैं उसी तरीके से ओएल के अंदर। ओएल के अंदर रखते हैं इन द एलआई एलिमेंट। ठीक है। यस सर। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं वो नंबर में अरेंज होकर के आते हैं बाय डिफॉल्ट। कैसे देखते हैं ऐसे, यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैं कर देता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहां पर हमने पास कर दिया सॉफ्टवेयर या फिर लैंग्वेज लिख देते हैं। इसको यहां से रिमूव करते हैं और लिख देता हूं मैं ओएल। ओएल अभी हम सेव करते हैं, तो यहाँ पर देखो पहले डिस्क में आ रहा था, यस सर। लेकिन अब किस में आ गया, 1 2 3 नंबर हो गए। नंबर Yes, में sir. आ गया। ऑल्सो अब हमारे पास जो लिस्ट आइटम्स ऑर्डर लिस्ट के लिए एट्रीब्यूट है वो है टाइप, रिवर्स्ड और स्टार्ट। अब टाइप क्या करता है, जिस तरह से बुलेट्स हम अलग अलग तरीके के सपोर्ट करता था, उसी तरीके से जो ओएल एलिमेंट है वो अलग अलग तरीके के अल्फाबेट्स या फिर नंबर सपोर्ट करता है। तो मैं कैपिटल ए दे दूंगा टाइप में, तो हमारे पास कैपिटल ABC से जो भी लिस्ट आइटम्स होंगे वो अरेंज होकर के आने लग जाएंगे। वहीं पर Okay, अगर sir. मैं स्मॉल ए दे दूंगा तो वो स्मॉल ए से हो जाएंगे, 1 से दे दूंगा तो बाय डिफॉल्ट नंबर आ जाएगा, आई से दे दूंगा तो रोमन नंबर्स में डिस्प्ले होने लग जाएगा, कैपिटल आई से दे दूंगा तो कैपिटल रोमन नंबर्स में आने लग जाएगा। क्लियर। यस सर। अब होता है Yes, रिवर्स्ड। sir. रिवर्स्ड मैंने कर दिया तो रिवर्स्ड में उल्टा हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, यस सर। मतलब जो पहले कैसे आ रहा था हमारे पास 1 2 3 आ रहा था, रिवर्स करते ही 3 2 1। जो सबसे लास्ट वाला होगा उससे स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और मैंने जैसे यहाँ पे Yes, sir. स्टार्ट Yes, कर sir. दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, ए ले लिया ए, और मैं यहाँ पर इसे रिवर्स को हटाता हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्टार्ट। जैसे मुझे स्टार्ट करना है ABC से नहीं, मेरे को स्टार्ट करना था D से, तो यहाँ पे तो सॉरी स्टार्ट देना है मेरे को 4 से, तो यहाँ पे क्या होगा, D से स्टार्ट होगा, बिकॉज ABC ये 3 हो गए, फोर्थ पे कौन सा आता है, D आता है, तो 4 से स्टार्ट होगा DEF। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. स्टार्ट में कोई भी अल्फाबेट वगैरह मत देना, स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग दी जाती है, और नंबरिंग के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर जो टाइप पे मैं पास, ठीक है ना, उसके कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे अल्फाबेट ABCD स्टार्ट हो रहा था, तो फोर्थ अल्फाबेट कौन सा है, D है, तो D से स्टार्ट करना शुरू कर दिया उसने। ठीक, यस सर सर। टाइप में बी देना तो बी से स्टार्ट होगा। B नहीं, टाइप, हाँ सॉरी, यहाँ पर टाइप में A ही देना जाएगा। देखो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे A दिया ओके जाएगा। सर। इक्वल्स टू, ये दिख रहा है तुम्हें, यस ये वाली सर। वैल्यू एक्सेप्ट करता है टाइप जो है, 1 ओके कैपिटल सर। स्मॉल ए कैपिटल आई स्मॉल आई। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो अब अपना नेक्स्ट वो देखते हैं। रिवर्स्ड हो गया, स्टार्ट हो गया। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट is also known as definition list, where entries are like a dictionary or encyclopedia. A description list is a list of items with a description or definition of each item. देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होता है कि हम कोई डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट यूज करते हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम DL एलिमेंट से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर अगर हमें कोई टर्म लेना होता है तो DD हम एलिमेंट। D एलिमेंट लेते हैं, और उसे डिफाइन करने के लिए हम DD एलिमेंट लेते हैं। अब इसे किस तरह से लिखते हैं ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लैंग्वेजेस तो दे ही रखी है हमने, अब हम ले लेते हैं DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, और उसके अंदर अगर हमें कोई टर्म देना है तो मैंने DT दे दिया। DT में मैंने पास कर दिया HTML, और इसको डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, DD ले लिया। DD में ले दिया मैंने HTML is a markup language used for creating web pages। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया, एक और हमने DT लिया और उसमें दे दिया CSS।
डी लिया हमने, CSS इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग अवर वेब पेजेस। ओके, अभी जरा देखते हैं हम किस तरह से आ रहा है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, एक टर्म आ रहा है, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन आ रही है, फिर एक Yes, टर्म आ रहा sir. हमारा, फिर उसके नीचे उसकी डेफिनेशन आ रही है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आइटम्स अरेंज होते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम li एलिमेंट चाहे तो ले सकते हैं, पर वो एक रॉन्ग कोडिंग कन्वेंशन हो जाएगा। मैंने दे दिया इधर li एलिमेंट, और उसमें किसी भी तरीके से मैं पास कर दूंगा, मैंने दे दिया HTML। तो इस तरीके से आ तो जाएगा, पर ये एक रॉन्ग कोडिंग कन्वेंशन है। रॉन्ग कोडिंग कन्वेंशन मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम इसी तरीके से फॉर्मेट करते हैं, ना कि यूएल और ओएल एलिमेंट में जिस तरीके से करते थे। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये यहाँ तक है। तो इन तीनों लिस्ट के बारे में क्लियर हुआ होगा। इन तीनों लिस्ट में सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो कौन सी लिस्ट होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो उस केस में यूज होती है जब हमें अपने आइटम्स नंबर में अरेंज करने होते हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कब यूज होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट तब यूज होती है जब हमें नेविगेशन बार जो होता है ना वेबसाइट में देखा नेविगेशन बार आता है इस तरीके से, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट। यस सर। तो उस तरीके से जब हमें क्रिएट करना होता है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं मोस्टली। और ऑर्डर लिस्ट को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि नंबर से अरेंज करने होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन Yes. लिस्ट Yes. बहुत ही कम देखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत ही कम यूज होती है हमारे HTML में। तुम्हें अगर किसी भी, जैसे तुम्हारे पास कोई भी टॉपिक है, तुम्हें अगर ये जानना है कि सर इस टॉपिक को हम वेब पेज में किधर यूज करना है, तो वो भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, Okay. Okay. sir. अब आता हमारा इमेजेस। इमेजेस को कैसे करते हैं? इमेजेस के लिए मैंने बताया था कि हम IMG एलिमेंट का यूज करते हैं। देखो, वेब इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्स्ट, इट्स मल्टीमीडिया एंड HTML मल्टीमीडिया फीचर अलाउ यू टू इंक्लूड इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स एंड अदर। वेब में हम जस्ट टेक्स्ट नहीं कर सकते, ये तो तुमने अभी देखा, हमने ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट करवाई। हम इसमें इमेजेस भी ले सकते हैं, अदर वीडियो क्लिप्स भी ले सकते हैं। इमेजेस कैन इंप्रूव द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज। इमेजेस हमारे वेब पेज की डिजाइन और अपीयरेंस को इंप्रूव कर देती है। द IMG टैग इज यूज्ड टू ऐड इमेजेस ऑन अ वेब पेज। हम IMG टैग की मदद से अपने वेब पेज पे इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। द IMG टैग इज एन एम्प्टी टैग व्हिच मींस इट हैज नो क्लोजिंग टैग। IMG टैग एक एम्प्टी टैग है, और इसे हम कह सकते हैं कि नॉन पेयर टैग है जिसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। IMG टैग इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा एटसेट्रा। IMG टैग होता है वो जितने भी मेजर ब्राउजर्स है, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी अभी लेटेस्ट और मॉडर्न वेब ब्राउजर्स है, वो सारे वेब ब्राउजर्स IMG टैग को वेरी वेल सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपनी वेबसाइट को IMG टैग के थ्रू किसी भी वेब ब्राउजर को पे वेबसाइट में यूज कर सकते हो। अब क्या है हमारे पास सपोर्टेड एट्रीब्यूट्स कौन से हैं IMG के लिए? अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि IMG टैग जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ और उसमें इमेज टैग दे देते हैं हम। अब हम IMG ले लेते हैं, और IMG में हम यहाँ पर हमारे पास इमेजेस किस में है? इमेजेस नाम के फोल्डर में a.jpg पास कर देता हूँ मैं, images/a.jpg सेव करते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास ये इमेज आ गई है। ठीक है, यस सर। अब ये तो हमारा SRC एट्रीब्यूट हो गया जिसकी मदद से हम इमेज का पाथ देते हैं और वो इमेज यहाँ पर शो हो जाती है। अब ये ऑल्ट एट्रीब्यूट का वर्क क्या है? देखो, मान लो कि ये इमेज किसी वजह से यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुई, या तो वो नेटवर्क एरर था, या फिर तुमने गलती से पाथ दे दिया, या फिर वो किसी भी कोई और एरर हो गया, कोई और दिक्कत हो गई, फाइल नॉट फाउंड हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर कुछ चीज डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए ये ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज होता है। मैं यहाँ पर देता हूँ, ये कार की इमेज है ना, तो मैं कार से रिलेटेड टेक्स्ट पास कर देता हूँ, कार इमेज, और यहाँ पर मैंने फाइल का पाथ गलत कर दिया। अभी नेटवर्क एरर तो नहीं हो सकती, मैंने फाइल का पाथ गलत कर दिया। अभी सेव Yes, करा sir. तो देखना ये कार इमेज डिस्प्ले होने लग गया यहाँ पर तुम्हें टेक्स्ट। यस सर। इससे यूजर को पता Yes, चल sir. जाएगा कि यहाँ पर कोई कार इमेज थी। और मैं एक बात और बता दूं कि जो इमेज तुम यहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हो वेब पेज पे, उसी से रिलेटेड ऑल्ट एट्रीब्यूट में टेक्स्ट लिखना। ठीक है, जैसे ये कार से रिलेटेड है तो कार इमेज टेक्स्ट पास कर दे, या फिर तुम्हारी कोई कंपनी है, तुम्हारी कोई वेबसाइट है तो उसका नाम पास कर दे कि उससे रिलेटेड इमेज है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब एक चीज और देखो कि इस ऑल्ट का फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट।
ठीक है। यस सर। अब आता है हमारे पास विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट की मदद से हम अपने इमेज की विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। मैं देता हूँ विड्थ, विड्थ दे दी मैंने 600 पिक्सल्स या फिर 500 दे देते हैं, 500 पिक्सल्स। एंड जो हाइट थी मैंने दे दी 500 पिक्सल्स। सेव किया। यहाँ पर देखो ये जो इमेज है वो 500 बाय 500 पिक्सल्स की हो चुकी है। इसके पिक्सल्स खराब हो गए, भी ले लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर इमेज ये 500 बाय 300। मैंने दूसरी इमेज Yes, ले sir. ली है, मैंने दूसरी इमेज ले लिया, उसको हटा दिया, वो उसके पिक्सल्स फट रहे थे। अच्छा एक बात और बताओ, तुमने कुछ वेब पे इमेजेस देखी होंगी जो कि एनलार्ज होते ही उनके जो पिक्सल्स होते हैं वो फटने लग जाते हैं, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि कितनी भी एनलार्ज कर लो उनके पिक्सल्स जो होते Yes, हैं sir. वो फटते नहीं है। मतलब उनके जो पिक्सल्स कह सकते हैं वो एनलार्ज होने पर उनकी जो अपीयरेंस होती है वो वैसी ही रहती है जैसी वो थी। देखो दो Yes, तरीके sir. की इमेजेस होती हैं, एक होती है रास्टर इमेजेस और एक होती है वेक्टर इमेजेस। रास्टर इमेजेस वो होती हैं जिसमें हम पिक्सल्स में अरेंजमेंट करते हैं इमेज का, और वेक्टर इमेजेस वो होती हैं जिसमें कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे इमेजेस को बनाया जाता है। ठीक है, तो जो रास्टर इमेजेस होती है जैसे ये जो है ये पिक्सल्स में जनरेट है, तो पिक्सल्स जब हम इमेज को एनलार्ज करेंगे तो पिक्सल्स भी ऑटोमेटिकली एनलार्ज होगा। तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि जब वो पिक्सल्स जो होते हैं ना वो हद से ज्यादा एनलार्ज होता है, जिस वजह से डिस्प्ले में जो उसकी अपीयरेंस होती है वो खराब होने लग जाती है। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिस वजह से इमेज जो होती है वो एनलार्ज होती चली जाती है। अभी यहाँ पे क्लियर है इमेजेस Yes, के sir. बारे में। अब हम हाइट और विड्थ देख लिया हमने, अब हम बॉर्डर देखते हैं। देखो भाई बॉर्डर में क्या होता है, मैंने बॉर्डर दे दिया, साइड का चेंज हो जाएगा। बॉर्डर में मैंने दे दिया 10 और मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक 10 पिक्सल्स का ब्लैक कलर का बॉर्डर आने लग गया। यस सर। अब Yes, अगर sir. मुझे इस कलर को चेंज करना है तो इस कलर को चेंज करने के लिए बॉर्डर के मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाला जो था ना वही एट्रीब्यूट पास कर दूंगा, मैं दे दूंगा रेड। तुम देख रहे हो बॉर्डर चेंज हो गया, Yes, sir. बॉर्डर का कलर Yes, चेंज sir. हो गया। तो इस तरीके से हम बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक क्या है टाइटल एट्रीब्यूट। देखो टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइटल में मैंने दे दिया कार इमेज। ये तो मैं दिखेगा नहीं ऐसे, जैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑल्ट टेक्स्ट नहीं दिख रहा था वैसे ये तो मैं नहीं दिख रहा, लेकिन जब तुम अपने इस Yes, माउस sir. पॉइंटर को इमेज के ऊपर लेकर के जाओगे, दिख रहा है कार इमेज, ये दिख रहा है। Yes, sir. ये तो तुमने देखा होगा वेबसाइट पे, जैसे किसी को किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है तो उसे पता चल जाए, तो ये होता है टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू। यस सर। फिर हम दे देते हैं कार सीनरी, सेव किया मैंने, यहाँ पर देखा कार सीनरी आ गया। ठीक है, तो ये Okay. टाइटल एट्रीब्यूट हमें एक टूल टिप शो करा देता है। ये जो आ रही है ना तुम्हारे पास, ये जो बॉक्स ऐसा आ रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये क्या है, ये एक टूल टिप है। ठीक है, जैसे वेबसाइट में नेविगेशन बार होते हैं, बटन होते हैं, वैसे ही उस तरीके से Yes, जो sir. हमारा वेब होता है उसमें एक ये कंपोनेंट भी होता है जिसे हम कहते हैं टूल टिप, जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज में आता है। ठीक है, Yes, sir. तो आज तुमने क्या क्या देख लिया। आज तुमने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना सीख लिया, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना सीख लिया, हमने ऑडियो वीडियोस को इंसर्ट करना सीख लिया अपने वेब पेज पे, इमेजेस को इंसर्ट करना सीख लिया, List से की. लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, है ना। यस Yes, सर। sir. अब तुम्हारा पता है काम क्या है, इनसे रिलेटेड अपने आप की क्रिएटिविटी निकालो और इनसे रिलेटेड कुछ भी सोचो और बनाने की Yes, कोशिश sir. करो। अगर ऐसे Yes, sir. बनाओगे ना तो तुम्हें वेबसाइट बहुत जल्दी बनानी आ जाएगी। अपने हिसाब से सोचो कुछ भी कि हाँ ये बना रहा हूं मैं। तुम Yes, मुझसे sir. पूछोगे कि सर ये बनाया मैंने, इसमें कुछ कमी है तो बताओ, तुम मुझे दिखाओगे तो मैं अपने तरफ से एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हाँ इसमें तुमने ये चीज यहाँ गलत लगाई है, ये चीज यहाँ गलत लगाई है, या इसे ऐसे यूज करो या इसे वैसे यूज करो। ठीक है, यस सर। Yes, इससे sir. तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, स्किल इंप्रूवमेंट हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें वेबसाइट इजीली बनानी आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. सर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास इधर ही ओवर होती है। और कोई भी क्वेरी हो तो बताओ आज की No, क्लास sir. में। पूछ क्वेरी थी सर, पूछ ली वो शुरू में ही. अच्छा ठीक है, कोई नहीं। शुरू में जैसे आज का जो लेक्चर ओवर हो रहा है आज के बारे में पढ़ना, जो भी क्वेरी हो वो लिख लेना और कल पूछ लेना। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है।
थैंक यू थैंक यू सर। Okay.